जब मेरा रिज़ल्ट आता है तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैं मम्मी के पास जाता हूँ, बताता हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया। बट नेक्स्ट डे जब भीड़ आना स्टार्ट होता है तो घर वालों को महसूस होता है कुछ तो डिफरेंट हुआ है। और ये काफ़ी वैसा था कि इमोशनल था। मेरे जो पापा थे पार्ट टाइम खेती में काम करते थे। सेकेंड चीज़, वो पार्ट टाइम जाके ईंट भट्टों में भी काम करते थे। उस एक दिन में यही देखा है कि वो सारे इमोशंस उनके निकल रहे होते हैं। जब मैं मैथ्स का पेपर देने के लिए एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही खड़ा था और जैसे मैं एंटर करने लगता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्नीजिंग वगैरह होता है, फ़ीवर चेक होता है, 104 डिग्री फ़ीवर था। 10-15 दिन बीत गए, उसके बाद मैंने फिर ब्लड जांच कराया, तब टाइफाइड निकला। और ये टाइफाइड वो सीवियर ही टाइफाइड होता गया। मेरी फिंगर्स काफ़ी इवन पतली हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वीकनेस फील करता था। और जब मैं एग्ज़ाम से निकलता था तो मैं दवाई ही मांगता था कि दवा दे दो। लेकिन उस साल मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ और ये मेरे लिए इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ देता है, मुझे यूपीएससी वर्ड से ही नफरत करा देता है। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that, I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year, I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम विमल कुमार है। इस वर्ष मैंने सिविल सेवा की परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है और मैं रायबरेली के एक छोटे से गांव चांदे मऊ से आता हूं और ये गांव खीरो ब्लॉक में पड़ता है और ये काफ़ी डिस्टेंट विलेज है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और मैंने वहीं से रह के तैयारी की है। और जो भी मैंने जर्नी में सीखा है यूपीएससी की, मैंने उसी एक छोटे से रूम में अपने घर से अपने गांव से ही सीखा है। और मेरा ये जो मैं हमेशा से प्रयासरत रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब मेरा रिज़ल्ट आता है तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैं मम्मी के पास जाता हूँ, बताता हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे बताना पड़ रहा था कि मेरा सिलेक्शन आईएएस में हुआ है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि जिस चीज़ का तैयारी मैं कर रहा था उसमें हो गया है। और मम्मी का तो वही रहता था कि पूछी कि 2 बार पूछी कि किसमें हुआ है, क्योंकि अब कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जो सबसे मेरी मुख्य परीक्षा थी आईएएस जिस पे मैं वर्क कर रहा था उसी में हुआ है। तो मैंने समहाउ बताया और थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ हलचल घर में थी, बट थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल एज़ यूजुअल बिज़नेस हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं। तो जैसे जैसे टाइम बीता मुझे आइडिया था कि अभी न्यूज़ वाले आएंगे, फिर न्यूज़ वाले आना स्टार्ट होते हैं। और वो रात तो मुझे पता था कि ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी क्योंकि गांव है। बट नेक्स्ट डे जब भीड़ आना स्टार्ट होता है तो घर वालों को महसूस होता है कुछ तो डिफरेंट हुआ है, कुछ अलग हुआ है जो शायद उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। और तो यही मेरा एक था कि स्टार्टिंग में घर वालों को काफ़ी इश्यू भी हो रहा था कि पब्लिक इतना फेस नहीं किए थे अपनी लाइफ में। और मुझे याद है कि मम्मी पापा के सामने जब लोग माइक लेके आ रहे थे तो मैं इवन फ्रीली उनको बोल रहा था कि जैसे आपको हैंडल करना है करिए, मैं कुछ नहीं हेल्प करने वाला हूँ। और ये काफ़ी वैसा था कि इमोशनल था और समहाउ जो भी मीडिया को बोलना था मम्मी पापा बोल रहे थे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। और काफ़ी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि जो उनके स्ट्रगल है, जो उनके इमोशंस रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स, चाहे मैं जब क्लास 6 में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्शन होता है उस टाइम से लेके जब मैं आईआईटीज़ और सिविल सेवा की परीक्षा में अपना रिज़ल्ट हासिल करता हूँ, तब तक जब जो भी उनके स्ट्रगल रहे हैं मैंने उस एक दिन में यही देखा है कि वो सारे इमोशंस उनके निकल रहे होते हैं। और मेरी स्टोरी जो स्टार्ट अगर मैं करूं तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करता हूं। और मुझे याद है मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर
एक टीचर्स जिनका नाम विजय लाला था, वो जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग पढ़ाते थे। और मेरे पापा जो थे वहाँ पर मुझे एडमिशन कराने के लिए ले जाते हैं, और वो 10 किलोमीटर था। मेरे पास साइकिल था, मैं डेली 10 किलोमीटर ट्रैवल करता था। क्योंकि मैं छोटा था काफ़ी, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग होता था। और मुझे याद है कि कभी कभी मैं काफ़ी थक जाता था, फ्रस्ट्रेट होके आता था, साइकिल पटक देता था, और घर वाले साइकिल उठाते थे कि हुआ क्या है। तो मुझे याद है कि मेरी बड़ी दीदी हुआ करती थी, तो कई बार इवन वो आज भी वो चीज़ें रिकॉल करती हैं कि कैसे मैं फ्रस्ट्रेट होके आता था और साइकिल पटक देता था। तो धीरे धीरे मैं नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में देता हूँ, और मुझे याद है कि उसमें भी बबलिंग करना होता था। तो समहाउ जो वहाँ पर आंसर सीट होता था, OMR में एक पेन चल जाता है साइड में, समहाउ मेरे से ही गलती हुई थी। तो मैं काफ़ी पैनिक कर जाता हूँ कि इसमें तो पेन चल गया है, कैसे चेक होगा। मैं लौट के आता हूँ, अपने जो टीचर्स थे उनको बताता हूँ कि इसमें मेरा पेन चल गया है, पता नहीं चेक हुआ कि नहीं। बट वो मुझे कंसोल करते हैं, कहते हैं कि चेक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट था लगभग 4-5 महीने के बाद आता है। और गर्मियों का टाइम था उस टाइम। मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ मैरिज अटेंड कर रहा था, और उसका रिज़ल्ट आता है। अभी तक मुझे रियलाइज़ भी नहीं था कि जिस मैं परीक्षा की तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की कर रहा था, वो स्कूल दिखता कैसे। फर्स्ट डे जब मेरी मम्मी और मेरे बड़े भैया लेके मुझे वहाँ पहुँचते हैं, तो मैं स्कूल देखता हूँ कि स्कूल बहुत बड़ा था। इतना बड़ा स्कूल मैंने अपनी लाइफ में तो देखा ही नहीं था। और मुझे पहले लगता था जितना मेरा गांव है बस वही लाइफ है, उसके बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं है। तो जब मैं वहाँ पहली बार पहुँचता हूँ तो देखता हूँ बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है, वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। और मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा मुझे फाइनली वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो वो दिल में एक बहुत भारीपन था। और अल्टीमेटली सारे ही लोग रोने लगते हैं, और मैं भी लाइक 12 साल का था, तो मुझे भी रोना आया। और काफ़ी अजीब लग रहा था कि अभी मम्मी से बिछड़ा नहीं था, तो वो टाइम काफ़ी टफ था। बट स्लोली वहाँ के जो नवोदय विद्यालय के सीनियर्स थे, मुझे याद है क्लास 8th के स्टूडेंट जो थे, 7th के थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और धीरे धीरे विदिन 3-4 मंथ्स मैं एडजस्ट कर गया वहाँ पर। और फिर ये मेरा सफ़र स्टार्ट होता है क्लास 6 में। मैं काफ़ी एवरेज पढ़ने वाला था, बट समहाउ जो एक गांव की ज़िद होती है वो मेरे अंदर थी। मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रांग था, और मेरे अंदर जो ज़िद था स्ट्रगल करने का, मैंने समहाउ मैनेज किया। और वहाँ पर 8th तक आते आते मैंने पूरा स्कूल को टॉप किया। और यहाँ से जो एक टॉपर वाली फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं अंदर आई, और मैं फिर धीरे धीरे मेरा जो स्टडीज़ से मन भी हटने लगा। सीन ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि टीचर्स और सबका ध्यान मेरे ही ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं मैं वो जो इमेज थी उससे हटना चाहता था। समहाउ मेरा 10th क्लास में दक्षिणा फाउंडेशन में सिलेक्शन होता है, जो IIT JEE का फ्री कोचिंग ऑफ़र कर रहे थे। इनका जो टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का होता है। अभी पहले ये नवोदय विद्यालय के लिए ही था, अब ओपन हो गया है सबके लिए। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय कोट्टयम केरला जाने का मौका दिया, और मैं वहाँ 11th-12th में पहुँचा। और मेरे साथ लगभग 100 बच्चे थे, जो कि ऑल इंडिया नवोदय विद्यालय से थे। कोई यूपी से था, तो कोई गुजरात से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, बहुत लोग उड़ीसा और कर्नाटका के भी थे। तो वो जो माहौल था वो काफ़ी डाइवर्स था, और पहली बार मैंने ऑल इंडिया लेवल का जो कल्चर था वहाँ पर देखा। और वहाँ जो केरला और कोट्टयम की लर्निंग्स थी, मुझे लगता है काफ़ी क्रूशल थी मेरी पूरी लाइफ के लिए। मैंने वहाँ एक मतलब अपने स्टेट से डिफरेंट चीज़ें देखी, वहाँ की कल्चर देखी, और वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग था। जैसे जैसे टाइम बीता, क्योंकि IIT का भी एंट्रेंस होता है, तो 2 साल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहे। मुझे याद है कि काफ़ी मैं वहाँ वीक हो गया था, क्योंकि वहाँ लोकल फूड था। तो दोपहर के टाइम खाना तो मैं मैनेज कर लेता था, बट शाम के टाइम काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था। अब प्रॉब्लम ये था कि मैं लगातार 2 साल घर से दूर रहने वाला था, बिना किसी से मिले हुए, क्योंकि केरला काफ़ी दूर था और मेरे पेरेंट्स का आना वहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और मेरा ये हमेशा ही एक रहा है कि मैं समहाउ अपने मम्मी पापा को कोई कष्ट ना दूँ। इवन मैं ठीक भी नहीं रहता था तब भी बोलता था ठीक हूँ मैं।
तो ये चलता रहता है। फिर आईआईटी का एंट्रेंस होता है, मैं आईआईटी में एंटर करता हूँ। और जो ये थ्रू आउट द जर्नी मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर लिया था कि जो मेरी प्रेजेंस है, ये मुझे लगता था कि मुझे पब्लिक में ही जाना चाहिए। और जब मैं कॉलेज एंटर करता हूँ तो ऑप्शन मेरे पास आईआईटी कानपुर का भी था और आईआईटी दिल्ली का भी था, सारे आईआईटीज़ ही मिल सकते थे। बट मैंने डेलिबरेटली जो है आईआईटी दिल्ली को ही चुना। मेरा मेन पर्पस था कि समहाउ यहाँ पर मुझे अपना डिग्री लेना है और प्लस सिविल सर्विसेज में ही जाना है। थर्ड ईयर में जब मैं एंटर किया तो अब मुझे प्रॉपर डिसाइड करना था कि मुझे या तो एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाना है जहाँ पर मेरे घर की फाइनेंशियल जो स्थिति थी उसको मैं सुधार सकता था, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि मैं श्योर नहीं था कि कितना चैलेंजिंग होने वाला है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, कितना टफ है, क्या कंपटीशन है। कोविड का टाइम होता है और मैं अपने घर पे होता हूँ। उस टाइम ऐसी परिस्थितियाँ ही थी कि हर जगह चीज़ें वैसी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अपना ड्रीम ही फॉलो करना चाहिए, जब देश में इतनी परिस्थितियाँ हैं, सब लोग जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी चैलेंजेस ही फेस करने चाहिए। तो मैंने मैंने अपने भैया से बात करके मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यही करना है। अब मैं जब स्टार्ट करने वाला था तो मुझे उतना ना मेरे पास कोई मेंटर था, ना कोई पर्सनल गाइडेंस था या कोचिंग थी। तो यही था कि सब कुछ अपने आप ही बनाना है। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं बना लूँगा। और जैसे कि मैं बड़े कॉलेज से था तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस था, जो एटीट्यूड था, वो था हमेशा से। मैं स्टार्ट करता हूँ ये जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 2021 से। कॉलेज जैसे ही पास आउट हुआ था मैं पहला अटेम्प्ट अपना देता हूँ और अनफॉर्चुनेटली उस पहले अटेम्प्ट में मुझे सेटबैक मिलता है। और ये जो सेटबैक था मेरी लाइफ का फर्स्ट सेटबैक था। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं उस टाइम क्या फील कर रहा था, क्योंकि जब कोई कभी असफलता प्राप्त नहीं करता और एक टाइम पे उसे मिलता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ कैसे फील होती है। और मुझे लगता है कि जो असफलता है बहुत ज़्यादा सिखाती है एज़ कम्पेयर टू सक्सेस। सक्सेस का क्या है कि हम हैप्पी रहते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो असफलता है हमें इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो पहला प्रीलिम्स, मुझे लगता है कि जो पहला प्रीलिम्स फेल करना ही था जिसने मुझे प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रेटजी सिखा दी। और जब मैं देखता था पूरे जितनी मेरी मिस्टेक्स थी, 40 मिस्टेक मैंने उस साल की थी प्रीलिम्स में, 40 मिस्टेक को मैंने रात रात में सोचा है कि मैं क्यों किया। 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहते थे मेरे दिमाग में, हमेशा चलते रहते थे और मैं उनको देखता था क्यों किया, कैसे गलती की, सारी चीज़ें मैं देखा। और फॉर्चुनेटली उस साल जो प्री का एग्ज़ाम था काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, 5-6 महीने ही थे बीच में। अक्टूबर से लेके मई तक एग्ज़ाम था, अक्टूबर और मई के बीच में। तो मुझे बहुत जल्दी प्रीलिम्स देने का मौका मिलता है और मैं उस मिस्टेक को सही करता हूँ। अब क्योंकि मैं घर से तैयारी कर रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रहा था। जो मुझे लगता है पहला चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो घर है गांव में है और गांव में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव चीज़ ये थी कि काफ़ी शांति रहता था, वहाँ खेत वगैरह थे तो मैं दिन भर तैयारी करता था और शाम को खेतों की तरफ निकल जाता था। जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ये था कि वहाँ पर रिसोर्स क्रंच था। पहली चीज़, अब मेंस का तैयारी था, अब मेंस में मुझे प्रिंटेड कॉपी चाहिए थे और उस टाइम ये था कि कॉपी जो अगर मैं प्रिंट कराऊँ एक पेज का 10 रुपए के आसपास उधर साइड कॉस्ट पड़ता था, तो कहीं से भी वो अफोर्डेबल नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि सोचा कि दिल्ली से ही मंगवा लेता हूँ, बट फिर लगा कि उसमें टाइम लगेगा, कब प्रिंट करवाना है, कैसे लाना है, कब टेस्ट देना है, उसके हिसाब से सिंक नहीं हो पाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं प्रिंटर ले लेते हैं, एक प्रिंटर ले लेंगे और अपने आप ही करते रहेंगे। फिर वही था कि मैं जब प्रिंटर सोचा तो फिर ये आइडिया फ्लॉप हुआ, क्योंकि फिर लगा कि मैं एक दुकान ही खोल के बैठ जाऊंगा अपने रूम में, तो वो भी आइडिया चला गया। फिर फॉर्चुनेटली फिर भैया बोले कि सिर्फ लाइन ही तो खींचना है, तो आप ऐसा करिए स्केल से अपना लाइन खींच लीजिए और लिखने लगिए। तो मुझे भी ये आइडिया सही लगा। तो मैं जब भी मेंस का टेस्ट लिखता था तो मैं चारों तरफ पहले लाइन खींच लेता था और फिर लिखता था। तो 50 पेज का कॉपी होता था, उसमें मैं पहले लाइन खींचता था, देन मैं टेस्ट स्टार्ट करता था।
अब ये जो मोटिवेशन था टेस्ट लिखने का काफ़ी स्ट्रांग रहता था उस टाइम तक, 2022 का टाइम है, काफ़ी स्ट्रांग था। पहला मेंस लिख रहा था और मैंने जीएस प्रिपेयर किया, मैथ्स भी प्रिपेयर कर लिया। अब मैथ्स का मुझे इतना रियलाइजेशन नहीं था कि ये कितना टफ होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है मैं मेंस में अपीयर होता हूँ, जब 4 जीएस और ऐसे होते हैं तो मुझे अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन जैसे मैं मैथमेटिक्स का पेपर देता हूँ तो मैं एकदम हताश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से बहुत मिस्टेक हो चुकी थी। और ये टेक्निकल सब्जेक्ट का यही एक ब्यूटी होता है कि आपको पता हो जाता है कि चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं। और जैसे ही मैं पेपर 2 लिखता हूँ मुझे पता था कि शायद इस बार मुश्किल है, लेकिन समहाउ अपने आप को कहता हूँ कि अगर जीएस में बड़ा अच्छा स्कोर आ जाएगा, जैसे कि टॉपर्स की शीट में दिखता था कि किसी सब्जेक्ट में 120 है, किसी में 130, तो मैं भी ऐसे ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता था। तो जब मार्कशीट आता है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे स्कोर जीएस में 90s के आसपास हैं सारे में लगभग, और मैथ्स में 200 भी नहीं पहुँचे हैं। अब उस टाइम ऐसा था कि मेरे पास मेंस का मुझे इतना समझ में आ गया था कि मैथ्स को इम्प्रूव करना है, तो मैं मैथ्स में लग जाता हूँ 2022 से, और प्रीलिम्स तक फिर मैथ्स करता हूँ। एक डेढ़ महीने पहले से फिर प्री स्टार्ट कर देता हूँ, फिर प्री निकलता है, फिर उसी साइकिल में आ जाता हूँ। इस बार मेरी चीज़ें तैयार थी, 2023 का टाइम था, और मुझे लग रहा था कि इस बार शायद मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और ऐसा माना जाता है कि तीसरा अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा रैंक पक्का है, और मैं देने जाता हूँ। जीएस का हो जाता है, और मेंस में मैथमेटिक्स का जो ऑप्शन का पेपर था 1 वीक बाद होता है, तो मैं जाता हूँ 1 वीक बाद। और जब मैं मैथ्स का पेपर देने के लिए एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही खड़ा था, और जैसे मैं एंटर करने लगता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्नीजिंग वगैरह होता है, तो मुझे लगता है शायद कुछ वायरल इन्फेक्शन है, ये किसी के पास रहा होगा, मुझे आ गया। तो मैं अंदर जाता हूँ हॉल में, मैथ्स का पेपर 1 स्टार्ट होता है, और वो स्नीजिंग बढ़ता ही जा रहा था, और मुझे हल्का फुल्का फीवर भी महसूस होने लगा था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, अब मैथ्स का पेपर 1 ऑलमोस्ट ख़राब जा चुका था, क्योंकि तबीयत ख़राब हो और मैथमेटिक्स जैसे पेपर हो तो बहुत टफ हो जाता है। और पेपर 2 आते आते मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो गई, फीवर एकदम प्रॉपर आ चुका था। और मेरा एक फ्रेंड है सत्येंद्र, जो मेरे साथ ही पेपर दे रहा था, मैं उन्हें बताता भी हूँ कि मुझे ये काफ़ी दिक्कत है, तो वो यही कहते हैं कि बस पेपर 2 बाकी है, बस ये दे लेते हैं, घर चलते हैं। तो हम 2 देते हैं, फिर मैं फिर बस से घर के लिए रवाना होता हूँ। बस में मेरा जो फीवर था बहुत ज़्यादा हो चुका था, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि समहाउ मुझे बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ। और मेंस का एक फैटीग होता है, जब आप 9 पेपर देते हो तो एक फैटीग हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, ऐसे लगता है। और पेपर अगर अच्छे ना जाएं तो उसमें और बुरा फील होता है। वो फीलिंग मैं शब्दों से बता नहीं सकता, वो सिर्फ वही फील कर सकते हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू गए होते हैं। और तो मैं वैसा ही फील कर रहा था, तो पता था कि मैथ्स ख़राब चला गया है थोड़ा सा, मतलब कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के बेटर गया था, बट एटलीस्ट ये जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मैच नहीं कर रहा था। घर आता हूँ, दवा कराता हूँ, फीवर चेक होता है, 104 डिग्री फीवर था, और फिर मैं दवा लेता हूँ, समहाउ ठीक हो जाता है। बट फीवर कम्प्लीटली ठीक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा फीवर रहता था। ब्लड जांच के लिए घर ही भैया डॉक्टर भेजते हैं कि जांच करा लो, बट मेरे पापा भी कहते हैं खून क्यों निकलवाओगे, और मैं भी इवन वैसे ही माइंडसेट में था कि क्यों निकलवाना ब्लड, ऐसे ही वीक हो रखा हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। 10-15 दिन बीत गए, उसके बाद मैंने फिर ब्लड जांच कराया, तब टाइफाइड निकला, और ये टाइफाइड वो सीवियर ही टाइफाइड होता गया। 1 महीना बीत गया, और मेरा फॉरेस्ट सर्विस मीन्स का एग्ज़ाम निकट आ रहा था। अब चैलेंज ये था मेरे लिए कि मैं उस टाइम बैठने की कंडीशन में नहीं था। 2 दिन पहले जब फॉरेस्ट का मेंस होने वाला था तो मैं इस डिलेमा में था कि एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए या देना चाहिए। तो ये डिलेमा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बट मैंने डिसाइड किया, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है अपने आप में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, जो कि इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस ही है, बट वही सोशली उसको उतना वैसे नहीं देखा जाता। बट मुझे कहीं ना कहीं इस सर्विस का चार्म पता चल गया था, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। मुझे याद है एक वाइट पेज पे आईएफएस लिखता हूँ, उसको बढ़िया से पेंट करता हूँ, अपने दीवार पे लगाता हूँ, रोज़ मोटिवेट करता था कि तैयारी थोड़ा तो कर लेनी है। तो कुछ 10 दिन मुझे मिला था, जो मुझे लगता था उतना हेल्दी तो फील नहीं करता था,
बट लैपटॉप अपने लैब पे रख के प्रॉपर बेड पे लेट के मैं मेंस का तैयारी उस टाइम करता था फॉरेस्ट की। उसमें एक ही ऑप्शन मुझे तैयार करना था, फॉरेस्ट्री। मैं समहाउ 10 दिन में 10-15 दिन जो भी थे मेरे पास, उनमें मैं 2-2 3-3 घंटे करके मणिकंदन की बुक होती थी उसको मैं रीड किया। बट वो बुक ही अपने आप में बहुत टफ थी, मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी टफ बुक थी और जिसे मैं रीड कर रहा था। तो मैं फॉरेस्ट मेंस के लिए अपीयर होता हूँ और उस टाइम मैं क्योंकि अकेले होटल उधर लेके रहना, स्टे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी हेल्थ भी उतना परमिट नहीं करता था और फिनेंशियली भी काफ़ी टफ था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भैया के साथ ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर जो है बाइक से ही जाऊंगा। तो मैं सुबह जब हमारा पेपर स्टार्ट होता था उसके पहले हम पहुंच जाते थे और शाम को आते थे। और चैलेंज ये था कि इस टाइम मैं बीमार था, मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर ही दवा खा के करता था और जब वहाँ एग्ज़ाम हो जाते थे दवा खा के ही निकलता था। और उस टाइम मेरे जो बड़े भैया हैं, अजीत भैया, वो कहते हैं कि उन्हें बहुत वो चीज़ें आज भी याद आती हैं कि जब मेरा एकदम बॉडी पूरा वीक हो चुका था, मेरी फिंगर्स काफ़ी इवन पतली हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वीकनेस फील करता था। और जब मैं एग्ज़ाम से निकलता था तो मैं दवाई ही मांगता था कि दवा दे दो। उस टाइम का ऐसा कंडीशन था कि टाइफाइड बहुत सीवियर हो चुका था। अब जैसे ही फॉरेस्ट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है मुझे एडमिट कर दिया जाता है, लगातार मैं 6 दिन एडमिट रहता हूँ। बट इस टाइम ऐसा था कि मैं एडमिट इस खुशी से रह रहा था कि अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आएगा और मैं ठीक होके जाऊंगा और पूरी खुशी मिलेगी। लेकिन वही था कि मुझे आइडिया नहीं था कि होने क्या वाला है। जब मेंस का रिजल्ट, मुझे याद है कि बस एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल से अपने घर गया था और बस मुझे पता था कि अब आने वाला है रिजल्ट। 6 दिसंबर के आसपास का टाइम था और 8 दिसंबर को रिजल्ट आता है। तो उस साल मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे जीएस में बड़े मतलब इम्प्रूव ही होना था और मैथ्स में भी बढ़ा था नंबर। लेकिन उस साल मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ और ये मेरे लिए इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ देता है, मुझे यूपीएससी वर्ड से ही नफरत करा देता है। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी और सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेंस इस बार का रुकेगा। तो वो एक मोमेंट मुझे आज भी याद है। उस साल मैं रोया तक नहीं और मैं यही ठान लिया था कि अब मुझे यूपीएससी का यू भी नहीं देखना है, हो गया, बहुत हो गया, और अब कितना ही मतलब मेहनत करनी पड़ेगी तब होता है। और फिर समहाउ मैं बीमार था, इवन उस दवा एडमिट होने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, मेरी दवाइयाँ कंटिन्यू रहीं। 1-1.5 महीना और बीतता है, फिर जनवरी का टाइम था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस का रिजल्ट आता है। उसमें मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मैं एकदम सीवियर टाइफाइड में एग्ज़ाम दिया था, व्हील चेयर वाली स्थिति में था। बट फॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू का कॉल आ गया होता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि लाइफ में चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो होता नहीं, और जिसे आप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे होते हो वो हो जाता है। मुझे याद है कि मेरी जो आज जो सक्सेस मिली है, मैं हमेशा उस फॉरेस्ट सर्विस मेंस को ही क्रेडिट देता हूँ। मुझे लगता है मेरा वो बॉटम वाला टाइम था और उस रिजल्ट ने मुझे ऐसा लिफ्ट किया, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है। और फिर मैं अपनी तबीयत पे फोकस करता हूँ, 2-3 महीने काफ़ी इम्प्रूव होता है। और अप्रैल का टाइम था, 28 मार्च को शेड्यूल आता है और मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ। 22 अप्रैल को मेरा फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू था। अब प्रॉब्लम ये था कि मैं जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया था उसकी वजह से मेरे मेमोरी में भी इफ़ेक्ट पड़ा था, और क्योंकि मैंने फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा नहीं था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू में फॉरेस्ट्री बहुत क्रूशियल होता है, वो प्रॉपर पूछा जाता है। और मैं जब भी मॉक इंटरव्यू के लिए पहला मॉक इंटरव्यू के लिए अपीयर होता हूँ एक कोचिंग में, और मुझे याद है कि मैं वहाँ ऑलमोस्ट रोने को होता हूँ, मेरे आंसू छलक रहे होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और किसी भी सिकनेस में ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस वाइज काफ़ी टूट जाते हो, अंदर से काफ़ी लो फील होता है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी का जो सदमा था, मीन्स हुआ नहीं था सिविल सर्विसेज में, तो मुझे लगता था कि मेरा सिविल सर्विसेज मेंस हुआ नहीं, इसलिए मैं फॉरेस्ट का इंटरव्यू देने आया हूँ। और इवन कोचिंग वाले भी उतना ज़्यादा वैल्यू देते नहीं थे फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू को। तो मैंने ये चीज़ पाई कि इतना वैल्यू इधर नॉर्थ में नहीं देते, और ये परसेप्शन मेरा चेंज हुआ जब मैं इंटरव्यू में अपीयर होता हूँ। वहाँ देखता हूँ ज़्यादातर लोग जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू में अपीयर हुए थे वो सदर्न स्टेट के थे,
तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है वहाँ पर ही इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। और अपने सोसाइटी में कुछ टॉप सर्विसेज को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ये मुझे कहीं ना कहीं वैसा फिट नहीं जमता नहीं है। मुझे लगता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ द बेस्ट गुड ऑप्शन। मतलब जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अपने ऑप्शन में हमेशा रखना चाहिए। तो मैं इंटरव्यू के देता हूँ, संजय वर्मा सर का बोर्ड था, काफ़ी लाइटली देता हूँ क्योंकि मैंने फॉरेस्ट्री प्रिपेयर नहीं की थी। आखिरी मेंबर ने मुझे 4-5 क्वेश्चन फॉरेस्ट्री के पूछे, एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, एक क्वेश्चन में तो मैं गेस भी करता हूँ, वो इंटरव्यू में ही बोलते हैं कि गेस नहीं करना होता है यहाँ पर। तो मेरा ऐसा नेचर ही था कि बोल देता था। तो इंटरव्यू दे के आता हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन रहता नहीं है कि मेरा होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन पता था कि शायद भगवान ने ये मुझे अपलिफ्ट करने के लिए ये क्वालिफाई कराया था। रिजल्ट आता है फॉरेस्ट का तो उसमें होता नहीं, लिस्ट में नाम नहीं दिखता। अब लेकिन मैं हाईली मोटिवेटेड था 2024 मेंस के लिए। बट द पॉइंट यही था कि मैं प्री के लिए मोटिवेटेड नहीं था। प्री के लिए इतना ज़्यादा फटीग फील करता था, मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। किस मोटिवेशन से पढ़ता? लगातार 2 प्रीलिम्स मैं कर चुका था और 2 मेंस दे चुका था, और दोनों मेंस में मुझे फेल्योर मिला था। तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन होता है चला जाता है। जब आप मेंस फेल करते हो तो खुद को क्वेश्चन भी करते हो। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव नेचर होता है तो खुद को क्वेश्चन जनरली लोग कम करते हैं, बट जैसे ही मेंस फेल होगा, जब 2-3 मेंस फेल होंगे तो लगेगा आप इस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो। तो मेरे साथ भी वही चैलेंज था, बट समहाउ मैं मोटिवेटेड था कि जब बहुत कम पढ़ के मैं फॉरेस्ट का क्लियर कर दिया तो ये क्या है। तो फिर 24 का आता है, मैं मेंस देता हूँ और इस बार थोड़ा हेल्दी रहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी जब भी ऑप्शन का पेपर आया मैं और मेरे दोस्त जो है जीएस पेपर के साथ एक साथ स्टे कर रहे थे। लखनऊ में एक होटल था, हम रुके हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ रात में हमें दोनों को ही कुछ मच्छर ऐसे काटते हैं जो डेंगू करा देते हैं। हमारा जीएस कंप्लीट होता है, हम जीएस से घर आते हैं, और मंडे को तो काफ़ी फटीग फील होता रहता है, तो मंडे को रेस्ट करते हैं। ट्यूसडे को मुझे मेरा दोस्त बताता है कि उसे डेंगू हो गया है और डेंगू काफ़ी सीवियर है। मैं अंदर से एकदम डर जाता हूँ। मुझे पता था कि अगर उसे डेंगू हुआ है तो मुझे भी होना तय है। तो वो एडमिट हो जाता है, उसका इतना सीवियर कंडीशन हो जाता है कि डेंगू उसको फर्स्ट टाइम हुआ होता है, तो काफ़ी सीवियर था। क्योंकि मेरा डेंगू मेरे कॉलेज के टाइम भी एक बार हुआ था, तो मुझे पता था कि ये बीमारी कितनी सीवियर है, और अगर इसे सही से अभी लिक्विड नहीं दिया गया बॉडी को तो शायद मैं मैथ्स का एग्ज़ाम ना दे पाऊँ। तो मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि सारी प्रिकॉशन रखने के लिए मैंने ये इंश्योर किया कि मैं थोड़ा रिस्क लिया उस टाइम। ऐसा था इधर मैं टेस्ट करा लूँ डेंगू का और डेंगू निकले और मैं पैनिक में हो जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं इतना ज़्यादा लिक्विड लूँगा 2-3 दिन, और उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा कि अभी प्रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करूँगा। मैंने इंश्योर किया कि 2-3 बॉटल एकदम फुल भरी, उसमें ग्लूकोज डाला और मैं लगातार पीते रहा, लगातार पूरे दिन पिया। मुझे याद है कि वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन इतना ज़्यादा पिया ग्लूकोज। मैं हर मिनट पानी ले रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डेंगू है। वो अंदर से फील होता है डेंगू में। और लोकल क्लिनिक से मैं फीवर का दवा लेके आया था एक, तो वो मैं दवा भी ले रहा था, और मैं लैंग्वेज पेपर देने जाता हूँ और दोस्त कहता है कि मैं उसी दिन आऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाता क्योंकि उसका सीवियर इतना ज़्यादा था कि वो बैठ नहीं पा रहा था। और मैं भी उसी कंडीशन में था, लेकिन मैं समहाउ मेंटली उस चीज़ को रोके हुए था। मेरा मैथ्स का पेपर 2 स्टार्ट होना था और डेंगू थोड़ा हावी हो रहा था मेरी बॉडी पे। बॉडी में पूरा चुभन था, फीवर बढ़ रहा था और कन्फ्यूज़न दिमाग में जनरेट हो रहा था। अब मैथ्स का पेपर ऐसा होता है कि जब तक दिमाग एकदम क्लियर शांत ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और फीवर की सिर्फ मेरे पास 1 डोज बची थी। मैं वॉशरूम जाता हूँ, उसको लेता हूँ और उसके बाद इतने ज़्यादा छींटे मारता हूँ फेस पे कि थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाए। मैं वॉशरूम से आता हूँ, 1 मिनट पहले ही कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। मुझे याद है कि टेबल पे मेरी कॉपी थी मैथ्स की। सारे लोग पूरे हॉल में घबराए हुए थे क्योंकि ऑप्शनल का पेपर 2 आखिरी पेपर होता है। जनरली पेपर बढ़ जाते हैं तो लोगों में एक रहता है कि थोड़ा सा घबराहट होती है। मैं पेपर उठाता हूँ और मुझे पता था कि मुझे 3 घंटे रटना है समहाउ। बस गेम यही था कि 3 घंटे अगर मैं सर्वाइव यहाँ कर लिया तो शायद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट इस बार दिख जाए।
और क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारा जो लोवेस्ट टाइम था वो 2023 था, तुम उसमें बीमार भी हुए, और उससे ज़्यादा लोवेस्ट टाइम नहीं होता है। जो लोग सिक हो जाते हैं उनका शायद अगली बार निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन था मेरे दिमाग में तो यही था। मैं 24 में समहाउ पेपर 2 करता हूँ, करते करते नींद भी आ रहा होता है, कन्फ्यूज़न भी माइंड में जनरेट हो रहा होता है। मैथ्स में क्लैरिटी चाहिए होती है। डेंगू के टाइम जब दिमाग में पैरासीटामोल हावी हो रहा हो, उस टाइम आप मैथ्स का पेपर 2 जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है उसको सॉल्व कर रहे हो, तो काफ़ी टफ था, काफ़ी चैलेंजिंग था। और चैलेंजिंग सिर्फ सिर्फ मैथ्स नहीं होता, चैलेंजिंग पूरी लाइफ थी। लास्ट का ये पता था अगर ये पे 3 घंटे कुछ इधर उधर होता है तो मेरा पूरा साल जाएगा, और अगली बार फिर शायद प्रीलिम्स मुझे फेस करना पड़े। तो मैं 3 घंटे डटता हूँ, पेपर करता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर वही डेंगू का जांच होता है, डेंगू निकलता है। और मुझे याद है मैं ब्लड जांच के लिए जा ही रहा था कि एक मैथमेटिक्स का ग्रुप है, उसमें डिस्कस हो रहा था कि यूपीएससी ने ही गलत क्वेश्चन छाप दिया है, और वो शायद उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत मान के चेक करेंगे, और हम जिसने भी सही किया था उसको 0 मिलने वाला था। 20 मार्कर क्वेश्चन था। मैं रास्ते में ही जा रहा था, जैसे देखा मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, और भैया, फिर मेरे भैया साथ थे, उन्हें पकड़ा, बैठाया, पानी पिलाया। फिर ब्लड जांच होता है, डेंगू निकलता है, फिर डेंगू का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। फिर वही 1 वीक इतना ज़्यादा टफ था। डेंगू बेसिकली इस बार मैं लोकल क्लिनिक में दिखा रहा था, और वो समहाउ कुछ इंजेक्शन दे रहे थे। मैं उनसे यही पूछता था कि डेंगू का कोई वैक्सीन बन गया है, इंजेक्शन बन गया है। वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि इतना, मतलब मैं, वो कुछ पाउडर का इंजेक्शन था और बहुत पेनफुल था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि वो एक इंजेक्शन, 3-4 इंजेक्शन लगने थे, काफ़ी पेनफुल था। लेकिन वही था कि लास्ट बार मैं कितना पेन झेल चुका था, तो मैं रेडी था कुछ भी आए। फिर मेंस का रिजल्ट आता है, मेंस में हो जाता है। और इस बार ऐसा था कि पिछले साल मैं 1 साल पहले बेड पे था, और इस साल मेरा मेंस निकला था। तो ये एक जो रोने वाला हैप्पीनेस जो होता है कि जब आप हैप्पी होते हो तो आप रोने लगते हो, तो मुझे याद है कि मेरा फैमिली उस साल पूरा फैमिली रोया है जब मेंस 2024 को क्वालिफाई हुआ। और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ 2025 में तो कोई नहीं रोया, इवन मैं भी नहीं रोया। जनरली होता क्या है, जब पूरा फाइनल सिलेक्शन होता है तब लोग रोते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मेंस 2024 का हुआ था तब लोग रोए थे, इवन मैं भी रोया था। तो वही था कि वो कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था कि लास्ट टाइम मेरी क्या स्थिति थी और अभी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। और एक जो इंटरव्यू का देने जाने का जो सपना होता है काफ़ी बड़ा होता है। और क्योंकि जब हम यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इंटरव्यू सोच के ही स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम मूवीज़ में देखे होते हैं, या मुझे याद है एक छोटी सी पिक्चर मेरे नवोदय विद्यालय रायबरेली में थी, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन सीढ़ियों में किसी में इंजीनियर था, डॉक्टर था, और सबसे टॉप पे जो था आईएएस था। तो कहीं ना कहीं जो सपना था वो आईएएस का उस पिक्चर को देखकर ही बना था, और उस पिक्चर को साकार करने के लिए मैं अब इंटरव्यू देने जाने वाला था। और मैं अपीयर होता हूँ इंटरव्यू के लिए, मॉक वगैरह देता हूँ 3-4, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर होता हूँ। क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे लगता था कि इस बार मैं तो काफ़ी रेडी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मेमोरी का कोई इशू नहीं है, सब कुछ याद है, मैं बड़े अच्छे से रिप्लाई करूँगा और जाके बड़ा बढ़िया स्कोर करूँगा 200 के आसपास। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं 5:30 बजे बोर्ड में पहुँचता हूँ, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे ही लोग टायर्ड थे, और अब मुझे यही था कि मुझे इम्प्रेस करना था उनको, और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी दिख नहीं रहा था बोर्ड। मैं स्टार्ट करता हूँ, और मेरा एक हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है कि मैं गलत के सामने, मतलब अगर कोई गलत होता है तो उसके सामने खड़ा ही हो जाता हूँ सामने, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। और यही गलती मैंने बोर्ड के सामने भी की। मैंने बोर्ड को करेक्ट कर दिया ये क्वेश्चन में, और कहीं ना कहीं वो जो बूढ़े व्यक्ति थे शायद बुरा मान गए होंगे। और मुझे जब मैं इंटरव्यू दे के आ गया, काइंड ऑफ ईगो क्लैश या आर्गुमेंटेटिव हो गया था हल्का सा, क्योंकि वो मेरे कॉलेज के बाद थी और मुझे 100% मैं श्योर था कि वहाँ पर क्या है, और वो शायद थोड़ा जनरलाइज कर रहे थे चीज़ें, तो मैं वैसे करेक्ट कर दिया। और मेरा ये परसेप्शन था कि जो आप सही बोल रहे हो तो उन्हें बोलना है, बट यही परसेप्शन मैं अगले इंटरव्यू में चेंज भी करता हूँ कि वो लोग बूढ़े व्यक्ति हैं और वो जैसा बोल रहे हैं कभी कभी एग्री भी करना होता है। तो आता हूँ इंटरव्यू दे के, दिमाग में रहता है कि पता नहीं क्या होगा। और 3 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, और वहाँ से लेकर
रिजल्ट आने तक का जो टाइम था, इट वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और मुझे याद है कि रिज़ल्ट के 3-4 दिन बाकी रहते थे, मुझे रातों में नींद नहीं आता था। और ट्यूसडे को रिज़ल्ट आना था, ऐसा लग रहा था कि मंडे को आएगा, तो संडे को पूरी रात ही नहीं सोया। मुझे मुझे आज भी याद है कि मैं रात भर जग के मैं ये सोच रहा था कि मम्मी को न लगे कि मैं सोया नहीं, तो जल्दी सुबह हुआ और मैं खेतों की तरफ ऐसे टहलने निकल गया, वॉक पे, लंबी वॉक पे चला गया। रात भर सोया नहीं था, दिमाग में इतनी ज़्यादा अशांति थी कि क्या होगा। सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा। और ये इस वर्ष 2024 में जो ख्याल थे वो काफ़ी नेगेटिव थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो नहीं होगा तो क्या फील करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली जब रिज़ल्ट आता है, दोपहर के 2 बजे के आसपास रिज़ल्ट आता है और मेरा सिलेक्शन नहीं होता, और वो इतना पेनफुल था, मैं बहुत रोया उस साल। और मेरे घर में भैया की शादी भी थी, तो घर का माहौल भी वैसे था और मैं एकदम उदास रहता था। और लोग आते थे, पूछते भी थे। सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है जब कोई असफल होता है, तो जब कोई पूछता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उस टाइम ऐसा लगता है किसको क्या बताऊं और क्या बोलना है। तो मैं एक दो फ्रेंड से बात किया कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कन्वर्सेशन अपनी तरफ से कुछ मत स्टार्ट करो, वो जो बोल रहे हैं बस अपना सर हिलाओ, हाँ हूँ करो, बस निकल जाओ। तो मैंने भी वही एटीट्यूड डेवलप किया। मुझे पता था कि बस शादी जितना टाइम है वो सर्वाइव करना है, फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जस्ट बहुत निकट था। अब 22 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 24 मई को शायद प्रीलिम्स था, तो बहुत कम टाइम था और शादी का भी टाइम था, तो 10-15 दिन इसमें जाने वाले थे। शादी का टाइम मैं मैनेज करता हूँ। और फिर फिर क्योंकि अब शादी का माहौल था घर में, तो पढ़ाई हो नहीं सकता था घर से। और मेरी बड़ी दीदी भी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि तुम्हारा निकलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम घर पे रहते हो, घर से तैयारी कर रहे हो, बाहर जाके रहो, एक बार में ही निकल जाएगा। तो इस बार घर में शादी का माहौल था, घर में मेरा रूम भी भरा हुआ रहता था, सब कुछ डिस्टर्बेंस था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि लखनऊ ही चला जाता हूँ कुछ दिन के लिए, 3-4 महीने की बात है। तो वहाँ पर एक भागीदारी भवन करके गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इनिशिएटिव है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने का व्यवस्था था वहाँ पर। तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी अच्छा था। और उन्होंने जो वहाँ सुनीता मैम थी, एक डेप्यूटी डायरेक्टर, वो बहुत शी वॉज अ गुड पर्सन एंड उन्होंने थोड़ा मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और वही था कि फिर मुझे लगा कि इतना भी ज़्यादा मेरे अंदर दुख नहीं है, बस एक एग्ज़ाम ही तो फेल किया हूँ, फिर से उठूँगा, फिर से लड़ूंगा। अब मेरा 7 मई से लेके 24 मई तक मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इस तक था। बीच में ऑपरेशन सिंदूर वाला भी फेज़ आया जहाँ पर पढ़ने का मन नहीं लगता था। और क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ देश की ऐसी थी कि सारे ही लोग इन्वॉल्व रहते थे, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो मेरा भी वही था, 2-4 दिन उसमें गया। और कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम भी शिफ्ट होगा, तो मैं उसमें था। बट फिर मुझे ये भी था कि प्रीलिम्स तो समहाउ कर ही लूँगा, और नहीं भी होगा तो मुझे अफसोस नहीं था। इस बार ऐसा था कि मैं फ्री माइंड से जा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना था गांव से, मैंने गांव में रह के इंटरव्यू दिया था। जब मैं किसी को बताता था, मतलब सारे लोग शॉक्ड हो जाते थे कि ये क्या कर लिया तुमने। तो वही था कि जो मुझे प्रूव करना था पॉइंट मैं कर चुका था। अब मेरे लिए भी कुछ पॉइंट प्रूव करने जैसा था नहीं। इंटरव्यू में कम नंबर थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 12 नंबर से लिस्ट के बाहर था। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली खुद को काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता था। समहाउ यही मेरे मेंटल पीस का रीज़न था कि 2024 फेलियर के बाद भी मैं सर्वाइव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। मैं खुद को रिकंसाइल कर लिया था कि जो चीज़ें आज तक मैंने हर स्टेज क्लियर किया था, प्री हो, मेंस हो, अब इंटरव्यू बाकी था। और अब इंटरव्यू मेरा 12 फेब को था, रिजल्ट मुझे पता था कि इस बार मार्च के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। होली के टाइम था, होली के पहले रिजल्ट नहीं आया, और 1-2 दिन पहले मैं लखनऊ से घर चला गया, क्योंकि मैं रिजल्ट के टाइम अपने घर पे ही रहना चाहता था। मुझे पता था अगर नहीं होगा तो बस वहीं उनके सामने ही रहूँगा, किसी और के सामने नहीं। तो होली के 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैं ना सो रहा था सही से, और मेरी थोड़ा तबीयत भी उस टाइम फीवर वगैरह था। तो मैंने डिसाइड किया होली मैं खेलूँगा ही नहीं, रत्ती भर कुछ। मैं होली वाले दिन पूरे अपने कमरे से निकला ही नहीं।
लोग पूछते रहे, मम्मी को बोल दिया था कि बताना ही नहीं किसी को कि मैं हूँ, मैं आया हूँ। और मेरी मम्मी की एक ख़ास बात थी, मैं जो बोल देता तो उनको ऐसा लगता था कमांड आया है कोई अथॉरिटी से, तो उसको 100% फॉलो करना है, और उसके लिए वो सबसे ही लड़ जाती थी। और तो मम्मी यही था कि मम्मी ने मैनेज कर लिया ये सब, और मैं पूरे दिन अपने घर पे रहा, पूरी रात रहा, अपने रूम पर ही रहा। पूरा टाइम बीत गया, होली निकल गई। अब एक एक दिन और बीता, फिर रोज़ रोज़ माहौल बनता था रिज़ल्ट का, लेकिन आता नहीं था। बट जिस दिन मैं रिज़ल्ट वेट कर रहा था, मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, और उसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम्हारा AIR 107 आया है। मैं शॉक्ड हो गया कि यार इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुरंत गया टेलीग्राम पे 2-3 चैनल से PDF डाउनलोड करे, उनमें देखा कहीं लिस्ट पुराने साल की तो नहीं है, कुछ इधर उधर कोई दोस्त मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर UPSC के साइट से वेरीफाई किया। मैं उस टाइम जब ये रिजल्ट मैं देख रहा था, मैं थोड़ा घर से दूर खेतों की तरफ था, पेड़ वगैरह थे, तो गर्मी का टाइम है तो मैं पेड़ के नीचे ही था, काफ़ी ग्रीन था, तो वहीं खड़ा हुआ था। वहीं ये रिजल्ट देखा। मैं अपने घर तक आने में लगभग 50 मीटर की दूरी थी। मैं घर आया, मैं किसी को बताया नहीं, और मैं अपने रूम में जाता हूँ, पहले पानी पीता हूँ बॉटल से, और फिर बाहर निकल रहा होता हूँ तो मेरी भाभी जी कहती हैं कि काफ़ी खुश दिख रहे हो, क्या बात है। वो एक्चुअली वो खुशी होती है, वो दिख ही जाता है। तो मेरा भी वही था। फिर मैं बताया कि सिलेक्शन हो गया है, मम्मी को बताया तो मम्मी वही पूछी कि किस में हुआ है। IAS तो उतना उन्हें आइडिया नहीं है, वो अनएजुकेटेड हैं दोनों पेरेंट्स मेरे, तो उन्हें इवन आइडिया नहीं था कि IAS होता क्या है। तो शायद मीडिया वालों ने यही हाईलाइट कर दिया था। तो बेसिकली ये जो फीलिंग थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम तक मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये सच में हुआ है क्या। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सपना तो नहीं है, मैं अभी सो के उठूँगा। भाभी से बोला कि कुछ ये सपना वगैरह तो नहीं है कि मैं उठूँगा और देखूँगा टूट गया। अब उस टाइम इतने ज़्यादा फ़ोन आने लगे थे कि मेरा फ़ोन 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठा, लगातार कॉल के ऊपर कॉल आए जा रहे थे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ तो बदला है अभी। फिर धीरे धीरे शाम बीता, फ़ोन बंद ही नहीं हो रहे थे, मैसेज इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब समझ नहीं आ रहा था रिप्लाई कैसे करूँ। मेरा ये रहता है कि मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन मुझे पसंद नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन दिख रहे थे, अब मैं सोच रहा था इससे कैसे एडजस्ट करूँ। और फिर टाइम बीता, अगला दिन आया, फिर गांव के लोगों ने सोचा कि और सेलिब्रेट करते हैं, तो उन लोगों ने ही कुछ अपना रोड शो जैसा अरेंज किया, और वो काफ़ी नेशनल न्यूज़ में भी आया। हालांकि उसका पर्पज़ यही था कि जो गांव के बच्चे हैं उनको एक ड्रीम देना था बेसिकली, क्योंकि इवेंट था काफ़ी बड़ा था। आज़ादी के बाद तक, शायद आज़ादी बाद से ही मेरे यहाँ से कोई निकला नहीं था। मेरे ब्लॉक का पहला ही IAS मैं अधिकारी बनूंगा शायद। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक बैकवर्ड रीजन से, जहाँ पर बिजली पहुँची नहीं सही से, जहाँ पर 24/7 बिजली नहीं है, जो बच्चा मेंस के टाइम बिजली से स्ट्रगल करता रहा, जब सामने वाले AC में जाके पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम वो सोचता था कि बिजली आ जाए तो पढ़ ले। मुझे याद है कि जब प्री और मेंस का टाइम होता था, बरसात का सीज़न होता था, मेरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ही फूक जाता था, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती, उसको बनने में ही 3 दिन लगता था। उस टाइम मैं मेंस को कैसे हैंडल करता था मैं ही जानता हूँ। वो चीज़ें मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाता, क्योंकि जब बिजली ना हो और आप सोच रहे हो कि यार बिजली आए तो मैं पढ़ लूँ, गर्मी का टाइम हो, गर्मी काफ़ी होती थी, और लाइट एक बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ है, ये तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये एक ऐसा चैलेंज था जो मैंने अपना इसके प्रति अपना नज़रिया ही बदला था, जो परसेप्शन था नेगेटिव से पॉजिटिव। लाइट ना भी आए तब भी मैं सोचता था कि मैं अगर 3 घंटे भी पढ़ लिया तो 10 घंटे के बराबर होता है। तो ये जब इस सब स्ट्रगल के बाद जब ये चीज़ मिलता है, और तो मैं उस रोड शो में निकलता हूँ, और मैं जितने भी प्राइमरी स्कूल था, चाहे मेरे जहाँ मैं पहली प्राथमिक शिक्षा मेरी हुई थी, वहाँ के बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। जितने भी रास्ते में स्कूल थे, वहाँ के सारे बच्चों के अंदर एक चमक थी, उनकी आंखों में मैं देख सकता था साफ साफ कि वो लोग सारे लोग इंस्पायर्ड हैं। अभी तक मैं देखता था, वो लोगों को ये लगता था कि इवन पेरेंट्स को भी, जो मेरे क्षेत्र में लोग हैं, उनको लगता था एजुकेशन से होता क्या है। उनको ये लगता था नौकरी तो मिलती नहीं तो एजुकेट क्यों होना। बट मेरा बनने से ऐसा हुआ है कि अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी तो लोग फ़ोन करते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो चेंज है, मुझे लगता है एक दिन में नहीं हुआ है। जो मेरी जर्नी थी ये काफ़ी लंबी थी, और ये काफ़ी इंस्पायरिंग थी। रोड शो से काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, और जो मेरा पर्पज़ था, उसका पर्पज़ यही था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, उनको एक सपना देना था
सपना ऐसा था कि ना जस्ट एक आईएएस का होना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो बच्चा बनना चाहे वो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो रिमोट विलेजेस में हो या किसी बड़ी सिटी में हो। अब क्योंकि डिजिटल एज है तो सब कुछ अवेलेबल है, गांव में भी सब कुछ मिल जाता है। मैं घर में अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज मेरे जो अजीत भैया हैं वो उन्होंने कभी भी कोई घर में कुछ भी हो जाए एक्सट्रीम के सिनेरियो में मेरे पास खबर पहुंचती थी, और वो इंश्योर करके रखते थे कोई भी कुछ भी मेरे पास पहुंच ना पाए। जब मैं आईआईटी में था उस टाइम भी, या नवोदय में था, कभी भी घर का कोई परेशानी मेरे से शेयर नहीं हुई। और चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आती नहीं थी, तो ये एक ऐसा चीज़ था जिसका प्रेशर मुझे फील नहीं हुआ। हालांकि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ये चीज़ें मुझे फील भी हुई, मैंने फेस भी की। बट जब मैं आईआईटी निकालता हूँ तो आईआईटी ऐसा था मेरे गांव में, इवन मुझे भी उतना जानकारी नहीं था, उतना मैंने बस इंटरेस्ट दिया, पास कर लिया था। अब आईआईटी जाने के बाद मुझे पता चलने वाला था कि आईआईटी है क्या। तो मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि आईआईटी का मतलब क्या है, कि यहाँ क्या करना है, कैसे लोग हैं। कैपिटल था, अपने देश का कैपिटल, वहाँ का कल्चर एकदम एंटायरली डिफरेंट था। अभी तक जहाँ भी मैं रहा था वहाँ गांव ही थे ऑलमोस्ट। और ये जो कल्चरल शॉक था दिल्ली में, ये काफ़ी डिफरेंट था, और मेरे सारे ही दोस्तों के लिए डिफरेंट था। हम डिस्कस भी करते थे, यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दिल्ली का जो कल्चर था काफ़ी शॉकिंग था। मेरे जो रूम पार्टनर थे विनीत, उनके साथ भी मैं डिस्कस करता था। और मेरे वहाँ गांव का, जब मैं आईआईटी निकाला, अभी जब यूपीएससी निकाला, तो एक लोगों ने पूछा कि आपने आईआईटी भी क्रैक किया है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, यूपीएससी से भी बड़ा अचीवमेंट है, तो कभी किसी को पता क्यों नहीं चला। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में शायद लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को शायद आईटीआई और आईआईटी का डिफरेंस थोड़ा सा मिक्स हो जाता था। कभी आईआईटी बताओ तो वो आईटीआई समझते थे, तो मैंने बताना ही बंद कर दिया था। मैं कभी किसी को बताता नहीं था कि मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं समहाउ उसको छिपा के रखता था। और यही जो छिपाने वाली स्किल थी यूपीएससी के टाइम भी मैंने फॉलो की। जब भी मैं सेंटर पे लखनऊ जाता था मेंस लिखने, तो अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कॉलेज पूछे, मैं इंश्योर करता था उन्हें बताऊँ ना, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला डर जाएगा और उसका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, तो मैं कभी नहीं बताता था। और जो मेरा कॉन्फिडेंस का राज था, क्योंकि मैं गांव से रह के पढ़ाई कर रहा था, गांव से था, और कंपटीशन इतना ह्यूज था यूपीएससी में, तो वो मुझे लगता है कि मैंने जो 11th-12th में हार्ड वर्क किया था और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया था, ये एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। क्योंकि जो मैं जिस इलाके से आता था वहाँ पर लोगों को आईआईटी का ही नहीं पता था, वहाँ से मैंने आईआईटी क्रैक किया था। और एट द एज ऑफ 2017 में 11th-12th के साथ साथ ही मैंने आईआईटी का जो सपना था पूरा किया था। और जब जो बच्चा आईआईटी क्रैक करे, जब उसे ही प्रॉपरली पता नहीं कि आईआईटी में क्या इंजीनियरिंग होता है, बीटेक में क्या करना होता है, उसके बाद क्या सपने होने चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो शायद मेरे साथ ही हुआ था। और जब मैं आईआईटी पहुंचता हूं तो मैं इवन वहां क्लूलेस रहता हूं कि मुझे अब करना क्या है, क्योंकि मैं बस ये सोचा था कि बस आईआईटी पहुंच जाना है, बाकी चीज़ें नहीं करना है। आईआईटी पहुंचने तक का ही था जहां मैं कोचिंग करता था, दक्षिणा फाउंडेशन, वहां पर भी बस इंस्पायर करते थे कि आईआईटी ही जाना है। तो मुझे लगता है जो दक्षिणा फाउंडेशन के थ्रू कोचिंग करके बच्चे जाते हैं आईआईटी, वहाँ पर आईआईटी पहुँचने के बाद उनके पास चीज़ें नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। तो ये जो कल्चर, ये इसका मेन उद्देश्य, पर्पस यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें गुड स्कोर करना है, सीजीपीए अच्छा रखना है, या एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करना है, ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ये चीज़ें मिसिंग थी। और इसके साथ साथ मेरा जो गांव है बहुत छोटा सा है, और प्रॉपर कनेक्टिविटी, बस एक रोड, मेन रोड जाती है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा है कि 12 to 13 आवर्स रहती है। और पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चरल जब पीक टाइम होता है तो उस टाइम लाइट बहुत कटती है। और क्योंकि मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी है लगभग 10 किलोमीटर दूर से आती है, तो उनके जो पोल्स हैं, मैं अपने फादर से पूछता था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं कब लगे थे, तो वो वही बताते हैं कि जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तो यहाँ पर गांव में बिजली आया था पहली बार।
तो तब से लगे हुए हैं। तो वो पोल्स इतनी जर्जर अवस्था में, कभी भी थोड़ा सा हवा आता है, हवा का झोंका, तो वो पोल्स गिर जाते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरा तब स्टार्ट होता है जब मैं प्लेसमेंट में ना बैठ के प्रिपरेशन के लिए आता हूँ। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे जो पापा थे पार्ट टाइम खेती में काम करते थे, अपने खेत भी उतने ज़्यादा नहीं थे, 1.5 बीघे, तो पूरे टाइम खेत में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट था। सेकेंड चीज़, वो पार्ट टाइम जाके ईंट भट्टों में भी काम करते थे, तो उससे क्या होता था कि घर की जो थोड़ी सी स्थिति सही हो जाती थी। और मेरे जो अजीत भैया थे उनका भी यही था कि एजुकेशन पढ़ना चाहते थे, पढ़ भी लेते, बट क्योंकि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और फाइनेंशियल काफ़ी प्रेशर था उन पे, और वो काफ़ी कम उम्र में सारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे। और टाइम जैसे जैसे बीतता है, अब कॉलेज के बाद एक्सपेक्टेड यही था कि मैं शायद चीज़ें संभाल लूँगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। और मैं प्रिपरेशन में आता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं सिर्फ एक ही इंसान से पूछता हूँ, कि मेरे जो अजीत भैया उनसे पूछता हूँ कि मैं प्रिपरेशन में आ रहा हूँ, 1-2 साल समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। तो वो एग्री भी करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, आओ एकदम मेहनत करो। और उनका सपोर्ट 4-5 साल जब भी लंबी जर्नी थी मेरे लिए, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वही थे। और उनका यही था कि मेहनत करनी है काफ़ी और यही जॉब लेनी है, और टाइम लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि मैं भी गिल्ट में जा रहा था 2023 के आसपास, कि पापा भी अभी भी उनका वैसे ही था, और मुझे लगता था कि यार अब तो मुझे साथ देना चाहिए था। तो वो जो गिल्ट था और ये प्रिपरेशन था, इसमें इतना ज़्यादा डिलेमा होता था। और मैं सोचता था कि फिर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखना स्टार्ट किया। मैं सोचता था कि ये शायद मेरे पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं सब उनके बच्चे ही थे, तो वो काम कर रहे थे तो वो शायद अपने बच्चों के लिए ही कर रहे थे। और अगर मैं नॉर्मल होता, या मतलब IIT ना जाता या नॉर्मल होता, शायद तब भी वो काम करते। तो मैं फिर उस चीज़ को अलग नज़रिए से लेना स्टार्ट किया। कभी मैं किसी को अपना कुछ बताता नहीं था, मुझे लगता था सिंपैथी लेने से कोई मतलब है नहीं। तो मैं मेंटली यही था कि जब भी मैं डिस्टर्ब होता था किन्हीं भी चीज़ों से, तो मैं उसको कुछ पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करता था। तो इसका यही था कि मैं पॉजिटिवली लेता था कि यार 1-2 साल की बात है, थोड़ा कर लेते हैं, फिर चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अब क्योंकि जब आप बहुत बड़ा करने की सोचते हो और जब आपके अगेंस्ट सारी परिस्थितियाँ हों, चाहे वो गांव हो, आप शायद बड़ी कोचिंग से कोचिंग लेते या 1-2 साल फाउंडेशन उनका करते, तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले जाते। क्योंकि मुझे पता था मेरा पोटेंशियल इतना ज़्यादा था, शायद मैं किसी बड़ी कोचिंग से फाउंडेशन लेता और मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली होती, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अटेम्प्ट इनफ था। क्योंकि वो जो पोटेंशियल था, क्योंकि पूरी यूपीएससी का जो स्ट्रेटजी है मैंने गांव में रह के ही क्रैक की है, और प्रॉपरली वहीं से पूरी, चाहे वो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। आईआईटी में भी मैं अपने गांव में नहीं रहा, आईआईटी में टीचर्स थे, कोचिंग था, सब कुछ था, बट यूपीएससी में कुछ नहीं था मेरे पास उस टाइम। और तो ये काफ़ी स्पेशल था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर गांव में रह के, और गांव से कोई एक रिमोट विलेज का बच्चा अगर यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, तो ये सारे जो छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस है करने ही पड़ेंगे। चाहे वो पापा का वर्क हो, चाहे बड़े भैया की समस्याएं हों, चाहे मम्मी का परिश्रम हो। मेरी मम्मी का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। और अभी मैंने शायद अभी रिसेंटली ही सुना था, वो अपनी माँ से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि जब से उनकी शादी जब नहीं हुई थी, उसके पहले भी बहुत काम पड़ा और शादी के बाद भी। तो मुझे याद है मेरे मामा जी कह रहे थे कि अभी आपका बेटा बहुत बड़ा बन गया है, अभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो उनका भी काफ़ी हार्ड वर्क रहा है। और ये सब समस्याओं के बीच में जब मेरा हेल्थ का इशू आता था, क्योंकि प्रिपरेशन ने ही मुझे वीक किया था, प्रिपरेशन इतना हेक्टिक हो जाता था, प्री मेंस के बीच में मैं खाने पे भी ध्यान नहीं देता था। और मेरा थोड़ा ये इशू रहा है कि मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने के प्रति, मुझे अगर कुछ पसंद नहीं आता तो मैं खाता ही नहीं था। और तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही थी। और जब जब मेंस आया है, मैं हर मेंस में बीमार पड़ा हूँ, चाहे वो 2023 का मेंस हो, 2024 का हो, 2025 में भी चीज़ें थी जो मैं ज़्यादा बताया नहीं।
बस वही होता है जो प्री और मेंस के फीस में मुझे लगता है प्रिपरेशन के साथ साथ हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स का एक दिन का एग्ज़ाम होता है, सर्वाइव कर लेते हैं, बट मेंस जैसा 9 पेपर और लगातार उतना 15 दिन का स्ट्रेस दिमाग में लेके एग्ज़ाम देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी मैं जब लुक बैक करता हूँ अपना जर्नी पूरा, तो सोचता हूँ कि कहीं सपना तो नहीं है, कि मतलब एक सपने जैसा फील होता है, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है। अभी भी मुझे याद है कि जब 6 को रिजल्ट आया, 7 को लोग आ रहे थे, तो लोग वही कह रहे थे कि यार ऐसा कौन सा बच्चा है इस इलाके में जिसने यूपीएससी और 107 रैंक हासिल कर ली है, क्योंकि लोगों के लिए अनबिलीवेबल था। और बहुत लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। मुझे याद है कि एक लोग बोल रहे थे मेरे मम्मी पापा से कि आपके कुल में किसी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो ये बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ। कोई क्या बोल रहा था, मतलब जितने लोग आ रहे थे बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे लगता है कि मम्मी पापा को जो स्ट्रगल था पूरा थ्रू आउट ये पीरियड में, जब से वो इवन मुझे याद है मेरे पापा जब से 10 साल के रहे होंगे शायद वो काम करने लगे, तो उनका जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा है, और वो पूरी हैप्पीनेस डिज़र्व करते थे, और समहाउ उन्हें पूरा मिला। लोगों ने बहुत बधाई दी, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सारे लोगों के प्रति जो मेरे घर आए और इंडिविजुअली आके बधाई दिए, और सारे मीडिया वाले जो पापा के सामने पूरी माइक लगा दिए, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा कि ठीक है, अच्छा फील हो रहा था। और क्योंकि मैं तो काफ़ी हैबिचुअल था ये डिजिटल ये सब के प्रति, बट मेरे पेरेंट्स नहीं थे, उन्हें इवन ये रियलाइज़ नहीं था कि यार जो मैं कर रहा हूँ उसकी ग्रेविटी क्या है। देखो जब मैं अनसक्सेसफुल होता था, फेल्योर मिलता था, तो मुझे पता था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे अभी कितना वर्क करना है। बट मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था ये बंदा 12 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, खाने पीने का भी ध्यान नहीं देता, कहीं भी नहीं जाता, पूरे टाइम रूम में रहता है, फिर भी क्यों नहीं निकलता। मेरी जो तैयारी थी काफ़ी लंबी हो गई थी, और मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लिया था, तो इनिशियली 1-2 साल समझ में नहीं आया। बट अब मैं जब घर पे रह रहा था तो ये था कि अब मैं बाहर दिल्ली में जाके अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे, और फिर मैं फाइनेंशियली समहाउ अपने घर पे बोझ नहीं बनना चाहता था। और मेरा यूपीएससी का की यही था कि जितना कम मैं फाइनेंशियली अपने फैमिली को ट्रबल दूंगा, उतना ज़्यादा मैं मेंटल पीस पे रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस गिल्ट में जी रहा था कि मैंने प्लेसमेंट में बैठा तक नहीं, और अभी जो घर में पापा जो काम करते थे कंटिन्यू कर रहे थे, और भैया का भी सेम ही हाल था कि वो जिम्मेदारी पूरा ही उठा रहे थे, और ये जो मेंटल स्ट्रेस था कहीं ना कहीं वो मेरी तैयारी को भी इफेक्ट करने लगा था। मैं गिल्ट में रहने लगा था कि, और ये गिल्ट ऐसा था मैं किसी से बताता भी नहीं था, क्योंकि बताने से मुझे ऐसा लगता था कि इवन मैं आईआईटी के टाइम या किसी भी टाइम नहीं बताया कि मेरी घर की क्या स्थिति है, और मेरे चेहरे पे हमेशा ही स्माइल रहता है, तो मैं कभी इस चीज़ को जाहिर ही नहीं करता था, क्योंकि जो चीज़ था कि जो फैमिली की स्थिति वो हमेशा से ही थी, वो ऐसा नहीं था कि पहले बहुत वैसे थे फिर अचानक से हुए। तो मुझे लगता है वो तो नॉर्मल है, जो मैं पैदा हुआ सेम चीज़, प्रोग्रेस तो अपवर्ड ही हो रही थी, और समहाउ जब भी मैं जॉब करूँगा तो चीज़ें सुधर जाएंगी। तो तैयारी के दौरान 1-2 साल बीतने के बाद 22-23 में मैंने सोचा भी यहाँ से निकलने का घर से, बट फिर वही था कि फाइनेंशियल वाले चैलेंजेस, मुझे पता था दिल्ली में अफोर्ड करना मुश्किल होगा, और ये भी पता था अगर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ तो उसमें मैं अटेंशन अपना डाइवर्ट नहीं करना चाहता था। यूपीएससी एक ऐसा चीज़ था कि जिसमें होल हार्टेडली मुझे पूरा अपना एफर्ट डालना था, और तो मैंने उस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए यही किया कि जो फाइनेंशियल चैलेंजेस थे उनको ओवरलुक करना स्टार्ट किया। मैंने मेंटली अपने आप को ऐसे प्रिपेयर किया कि शायद जो सारे बच्चों की जिम्मेदारी है मामा मम्मी पापा की है, और वो लोग निभा रहे हैं, उनको कोई अफसोस नहीं है, तो मुझे क्यों होना चाहिए। और मैं इस चीज़ को इसी तरह देखता रहा हमेशा, जब भी फील होता था तो यही सोचता था कि पापा के हम लोग बच्चे हैं तो इसलिए वो काम करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और जब भी हालांकि जो मेरे अजीत भैया हैं उनका ऐसा रहता था कि मैं अभी कभी भी अपने घर में, आज तक रिकॉर्ड है, मैं पैसे नहीं मांगा हूँ, और पैसे मांगता नहीं हूँ, लेकिन वो पैसे आ ही जाते हैं, वो दे देते हैं। उन्हें समहाउ पता होता है कि इसके पास अभी शायद नहीं होंगे, तो बिना मांगे जो पैसा मिलता था वो मेरे घर से मिलता था। मैं आज तक 1 रुपया खुद से नहीं मांगा हूँ, और शायद अब मांगना भी नहीं पड़ेगा फॉर्चुनेटली।
तो ये एक ऐसी चीज स्ट्रेंथ थी फैमिली की कि उन्हें पता था कि बच्चे को कब ज़रूरत है पैसों की और कहाँ से अरेंज करना है। मेरे अजीत भैया ही मैनेज करते थे वो सब, और वो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते थे। और जो मुझे लगता है घर की जो परिस्थितियाँ थी जो भी थी, सिर्फ एक ही इंसान वो सबसे अच्छे से मैनेज कर रहा था, वो मेरे से जस्ट बड़े भैया अजीत भैया हैं। उनका ऐसा था कि वो सारे जो दुख थे फैमिली की परिस्थितियाँ, पैसे कहाँ से लाने हैं, कौन सी चीज़ कैसे करना है, वही सब देखते थे। और जब भी मैं रहता था घर पे तो ऐसा रहता था, मम्मी का काफ़ी मेंटली अच्छा लगता था उनको। और मुझे याद है जब मैं 2025 के लिए घर से निकल आया तो मम्मी जब शाम होता था कि मैं हमेशा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, सारी बातें करना, सोशली जुड़े रहना, क्योंकि मेरे पास सोशल सर्किल घर पे नहीं थे। तो मेरी फैमिली थी, मम्मी और मेरी दादी दादी अम्मा हैं, और मेरे बाबा भी थे। 2023 में प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के एक दिन बाद ही उनका डेथ हो जाता है। और तो उनका जाना भी एक मेरे लिए इमोशनली काफ़ी वैसे था, जैसे मेरा यही था कि बाबा के आगे मैं कुछ करना चाहता था, सक्सेसफुल होना चाहता था। और मेरा यही सपना था कि मेरे दोनों जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देख पाएँ इन चीज़ों को। और हालांकि जो मेरी दादी अम्मा हैं वो तो सब देख ली हैं, उन्हें लगा है कि अब बेटा कर लिया है सब कुछ, तो वो तो बहुत खुश हैं और उनका भी काफ़ी एज हो गया है। बट जो बाबा का जो डेथ था वो काफ़ी मेरे लिए इमोशनली वैसे था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा था मैं कुछ कर नहीं पाया और वो चले गए। और 2023 का प्रीलिम्स, उसके बाद 23 मेंस के बीच में ही ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस था। बट डिस्टर्बेंस ये पूरे प्रिपरेशन में ही था। मैं अगर किसी एक टाइम पीरियड उठा लेता हूँ, वहाँ पर हर समस्या वहाँ मिलेगी। तो समहाउ उन चीज़ों को मैं मैनेज करना सीखा, और फाइनेंशियल जो डिलेमा था उसको मैं अपने माइंडसेट से चेंज करता था। और ऑप्शन इस बार मैं डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अभी मैं अगर होगा या ना होगा, मैं अभी अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करूँगा। और मैं अभी जॉब करने वाला था, अगर इस साल ना भी होता तो मैं जॉब करके साथ साथ प्रिपेयर करता, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का काफ़ी टाइम हो गया था और मैं लंबे टाइम तक नहीं रह सकता था। तो यही था। और पार्ट टाइम मैं स्टेट पीसेस का भी दिया था, तो उसमें भी इस बार सिलेक्शन हो गया है। तो यही होता है कि जब एक में होता है सब में ही हो जाता है, जब नहीं हो रहा था तो किसी में नहीं हो रहा था। सो दिस इज़ माई स्टोरी। एंड मुझे लगता है कि जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, जिनकी फर्स्ट जनरेशन लर्न कर रही है, एजुकेट हो रही है, ये मेरी जर्नी है, उनको इंस्पायर कर सकती है। और बड़े सपने अगर आप देखोगे तो थोड़ा बड़े सैक्रिफाइसेस और कीमत भी चुकानी पड़ती है, तो शायद मैंने वो कीमत चुकाई है। और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, अगर एक बार वो लर्न कर ली तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए थोड़ा इजी होता है। और मैं लकी था, मेरे लिए हर सीढ़ी बनती गई। मेरा चाहे वो आईआईटी नवोदय जाने का सपना हो, या आईआईटी में जाना हो, या आप सिविल सेवा में 107 रैंक हासिल करना हो, तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई, टाइम लगा, सैक्रिफाइसेस लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। और इसके पीछे हार्ड वर्क जस्ट नॉट मेरा ही नहीं रहा है, मेरी फैमिली का, इवन मेरे दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हर मोमेंट पे मैं जब भी डाउन होता था वो लोग अपलिफ्ट करते थे। कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जो थी इंटरफेयर करती थी, मुझे पिक करती थी और सही जगह पे ले जाती थी। और मेंटली काफ़ी चीज़ें टफ थी। और अभी रिज़ल्ट के बाद ये चीज़ें काफ़ी सपने जैसी लगती हैं। और मुझे लगता है जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, जो बड़ा सपना देखना चाहते हैं, उन्हें अपने सपनों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, परसिवरेंस रखना है, थोड़ा और धैर्य चाहिए। और मुझे लगता है लगन अगर है, धैर्य है, तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे अचीव नहीं किया जा सकता। एंड थैंक यू वेरी मच।